सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड। ये हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है। और देखा होगा आपने, इससे हम क्या बोलते थे उस टाइम, लॉन्ग कॉर्ड बोलते थे इसको। क्लियर है? T2 क्या था हमारा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्लियर है? T1 को बोलते थे पॉइंट ऑफ कर्व, POC। ध्यान रखना, T1 T2 के दो डिफरेंट नेम होते हैं। T1 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, T2 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्लियर है? जिन पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो मेरा लॉन्ग कॉर्ड था, मैंने उसको बाइसेक्ट किया था, तो मेरा एंगल कितना था ये, अगर मेरा कंप्लीट एंगल डेल्टा था तो हाफ एंगल कितना हो गया था ये, डेल्टा बाई 2। डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। ये भी कितना होगा, डेल्टा बाई 2। तो मुझे को बताएगा ये उस टाइम क्या था, सी डी की वैल्यू क्या आई थी, जो मैंने डिराइव किया था। सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जिसको हमने क्या बोला था, मिड ऑर्डिनेट या वर्साइन बोला था, उसकी वैल्यू क्या थी। सी डी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। क्लियर है सभी को? इसका डेरिवेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मिड ऑर्डिनेट और ये लेंथ सी डी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। क्लियर है सभी को इसका डेरिवेशन? तो इसमें क्या बोल रहा है, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड। हमने जो हमारा लॉन्ग कॉर्ड था उसका बाइसेक्शन एक बार तो कर दिया। ये बोल रहा है सक्सेसिव बाइसेक्शन मींस क्या है, और डिफरेंट पॉइंट कर्व की सेटिंग आउट के लिए हमें जो फिक्स करने हैं, उन पॉइंट को एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड से। तो हमने जो सबसे पहला किया, मैं क्या बोलूंगा कि लॉन्ग कॉर्ड का जो डी पॉइंट था, वहां से m मीटर ऑफसेट है आपका, वहां से आपको सी पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट क्या होगा, कर्व पे लाई करेगा। तो आपके पास सी पॉइंट आ गया। क्लियर है? अभी आपको फर्दर पॉइंट कौन कौन से, लाइक C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन, ये पॉइंट भी आपको भी वहां पे स्टेब्लिश करना है। तो आपने सी पॉइंट स्टेब्लिश कर लिया, इतनी डिस्टेंस ऑफसेट पे है लॉन्ग कॉर्ड से। फिर क्या बोल रहा है, जहां ये आपका पॉइंट सी पॉइंट आया, बाइसेक्ट कर रहा है आपका जो लॉन्ग कॉर्ड को आपने बाइसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे कर्व को मीट करेगा सी पॉइंट पे, और जैसे मान लो T1 पॉइंट था ये पॉइंट ऑफ कर्व, तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ये भी आपका कॉर्ड कहलाएगा इस पर्टिकुलर आर्क के लिए। क्लियर है? T1C जो आर्क है, इसके लिए भी एक कॉर्ड है। अब क्या करेंगे, इस कॉर्ड का भी बाइसेक्शन करना बेटा आपको। मैं अभी इस कॉर्ड की बात कर रहा हूं, आपको इस कॉर्ड का भी बाइसेक्शन करना है। क्लियर है? ये मैंने इस कॉर्ड का बाइसेक्शन कर लिया। अगर ये एंगल डेल्टा बाई 2 एंगल है ये वाला, तो इसका हाफ एंगल कितना होगा, डेल्टा बाई 4। क्लियर है? ये भी कितना होगा, डेल्टा बाई 4। तो मुझे बताओ इस बार C1 D1 ये जो ऑफसेट है इस कॉर्ड से कितना होगा, लेंथ C1 D1 क्या रहेगा बेटा, सेम डेरिवेशन जो हमने पहले किया था। जब मेरा कंप्लीट एंगल डेल्टा था, तो उस केस में जब मैंने बाइसेक्शन किया, तो उस केस में मिड ऑर्डिनेट में कितना आया, R इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। मीन्स क्या है, जितना एंगल सब्सटेंड करेगा वो कोड, उसका हाफ हो जाएगा फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ क्या रहेगा, R मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ऑफ कितना, ये एंगल कितना एंगल, ये डेल्टा बाई 2 एंगल है, इसका आप कितना होगा, डेल्टा बाई 4। क्लियर है? डेरिवेशन जैसे इसका किया था वैसे सेम डेरिवेशन रहेगा बेटा, इसका कोई चेंज नहीं रहेगा। क्लियर है सभी को? तो C1 D1 मेरे पास आ गई, R मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 4। सिमिलरली क्या करेंगे, जब मैंने देखा कि इस कोड के मिड पॉइंट से इतना ऑफसेट इक्वल्स टू C1 D1 डिस्टेंस पे मेरा एक पॉइंट होगा जो कर्व पे लाई करेगा, उसको मैंने C1 नाम दे दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, उस T1 से C1 को ज्वाइन करेंगे, ये एक और कोड होगी आग के लिए, इस कोड का फर्दर बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये एंगल कितना होगा इस बार, डेल्टा बाई 8। क्यों? क्योंकि ये एंगल डेल्टा बाई 4 है मेरा।
ये भी डेल्टा बाई 8 होगा। तो बताओ मेरे को C2D2 कितना होगा? R मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस डेल्टा बाई 8। तो क्लियर है सबको? ऐसे बेटा क्या करूंगा, सिमिलरली यहाँ पे भी C2 रहेगा सेम। यहाँ पे क्या सिमेट्री है, जो मेरा लेफ्ट साइड में वैसे राइट साइड में रहेंगे सभी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं C1 C2 पॉइंट, और क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो कोई C3 पॉइंट भी है तो इसको ज्वाइन करो, ये कोड बनेगी। फर्दर इसको बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, C3D3 आएगा। तो मैं डिफरेंट पॉइंट मैं कर्व पे फिक्स कर सकता हूँ और यू कैन से स्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो आपका C2D2 था R1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 8। सिमिलरली मान लो मैंने एक और फर्दर सब एक और कोड वहां पे C2 से T2 को ज्वाइन करके बनाया है, और उसका जो पॉइंट मैंने मार्क किया C3 पॉइंट आया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या रहेगा, C3D3 क्या रहेगा बेटा, ऑफसेट की वैल्यू R1 माइनस कॉस डेल्टा, बेटा डिवाइड बाय में क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे यहाँ क्या रहेगा नंबर, C3D3 क्या रहेगा, R मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 16। करेक्ट, क्लियर है? तो इसी ऑर्डर में चलता रहेगा। और इनका डेरिवेशन क्या रहेगा बेटा, जो हमने डेरिवेशन किया था मिड ऑर्डिनेट m के लिए, वो ही डेरिवेशन सबके लिए रहेगा। क्लियर है? तो अब हमने एक सिमेट्री देख ली, क्या सिमेट्री हो रही है कि जितना एंगल वो कोड सब्सटेंड कर रही है सेंटर पे, उसका हाफ होता रहेगा इस फॉर्मूले में एंगल मिड ऑर्डिनेट के लिए। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड मेथड था बेटा, हमारा सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कोड। इजी है काफी। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड तरफ, जो हमारा है ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। आप समझ गए ऑफसेट का मतलब क्या है, टेंजेंट के अलोंग जाएंगे, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेटरल मेजरमेंट है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे ओब्लिक मेजरमेंट हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो टाइप के ऑफसेट मिलेंगे टेंजेंट से, कौन कौन से, एक तो रहेगा रेडियल, एक रहेगा परपेंडिकुलर दूसरे वाला। तो हम पहला डिस्कस कर रहे हैं ऑफसेट तो टेंजेंट से बेटा, उसका फर्दर सब पार्ट कौन सा है, रेडियल ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। इसका मतलब क्या है कि वो सेम डायग्राम आपका सिंपल सर्कुलर कर्व बेटा, सेंटर है, रेडियस आर है, T1 क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व है। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, जब आप अलोंग द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट T1 x डिस्टेंस गए, मान लो D पॉइंट है वहां पे, तो वहां से आपने एक ऑफसेट लिया, मींस के एक मेजरमेंट लिया लेटरल में, वो किस तरफ होगा, इधर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है या रेडियल, मींस क्या है, वो टुवार्ड सेंटर तरफ जा रहा है, वो सेंटर की तरफ है, इसलिए से क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल ऑफसेट। क्लियर है? और ये हमारा सेकंड टाइप होगा परपेंडिकुलर ऑफसेट। हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं रेडियल ऑफसेट की। तो मान लो कि ये मेरा डी पॉइंट था, यहां से ऑफसेट क्या है, ओ एक्स, मींस क्या है, एक्स डिस्टेंस दूर गया यहाँ से अलोंग द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट T1। तो मेरा ऑफसेट क्या रहा, उसे मैंने नाम दिया ओ एक्स। क्लियर है? तो वहां मुझे पॉइंट ई मार्क होगा, वो पॉइंट कहाँ रहेगा, मेरा कर्व पे पॉइंट रहेगा बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मेरे को कर्व का सेटिंग करना, मींस क्या है कि मेरे को डिफरेंट पॉइंट लोकेट करने ग्राउंड के ऊपर। क्लियर है? फिर जब मैं उन पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मेरा पूरा कर्व बन जाएगा। क्लियर है? यही प्रोसेस है, सेटिंग आउट का मतलब यही है। तो लास्ट हमने क्या किया, जैसे प्रीवियस मेथड में C2 C1 C3 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट थे हमारे पास सी। तो पहले अगर हमने पॉइंट मार्क कर लिए ग्राउंड के ऊपर, फिर उन सभी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास सिंपल सर्कुलर कर्व वहां पे ग्राउंड पे लोकेट हो जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं ओ एक्स, मान ले मैंने ऑफसेट है जो क्या है, रेडियल ऑफसेट है, मींस क्या है, टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ जा रही है ऑफसेट, वो ऑफसेट है। ये डिस्टेंस ओ एक्स है, ये डिस्टेंस। क्लियर है सभी को? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये एंगल कितना होगा, टेंजेंट किसी सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या रहता है, 90। तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, ट्रायंगल कौन सा, ध्यान देना, देखो डी T1 एंड ओ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस क्या होगा, ये क्या एग्जांपल बेस हो गया तो आर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, एक्स हो गया, DT1 बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या आपका, आर
प्लस ओ एक्स, इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर है सभी को ये चीज? बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स, सॉरी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस बेटा क्या आपका, ये है डी से ओ की डिस्टेंस, क्या है वो, ओ एक्स प्लस आर। क्लियर है सभी को? इसका स्क्वायर हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओ एक्स कैसे निकालोगे? ओ एक्स इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या बेटा, आर आ गया। क्लियर है सभी को? ये आपका आ गया ओ एक्स। मीन्स क्या, अगर आप अलोंग द टेंजेंट 2 मीटर गए, एग्जांपल मान लो 2 मीटर गए और रेडियस की वैल्यू 200 मीटर है, तो यहाँ क्या पुटअप करोगे, 200 मीटर, यहाँ पुट करोगे 2 मीटर या 200 मीटर, तो वहां से आपके पास ओ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली 3 मीटर दूर जाओगे एग्जाम्पल, वहां पे कितना ऑफसेट है, ये पॉइंट कहाँ, वहां पे अगेन 4 मीटर दूर गए, पॉइंट कहाँ पे है, तो आपने डिफरेंट पॉइंट वहां पे लोकेट कर लोगे इजीली, और फिर उन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक कर्व स्टेब्लिश हो जाएगा बेटा। तो आपने क्या देखा, ओ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर हो गया आपका। क्लियर है? इसको, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू देगा ओ एक्स की। अगर मैं बेटा इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ और आसानी के लिए अप्रोक्सीमेशन करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ से आर कॉमन ले रहा हूँ इस टर्म से, तो बाहर आर आ जाएगा, आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया यहाँ से, स्क्वायर रूट भी है, तो बाहर क्या आ आएगा बेटा, क्लियर है सभी को? अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? माइनस आर। यहां तक क्लियर है सभी को? अभी आगे देखो, इसको क्या लिख सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, 1 प्लस एक्स बाई आर का स्क्वायर, इसकी पावर क्या है, हाफ है बेटा। क्लियर है? माइनस आर। अब एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, सुना है बेटा सभी ने, बाइनोमियल एक्सपेंशन? अगर नहीं सुना तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार के लिए। देखो, जनरली मैं आपसे बोलता हूं एक कोई टर्म है 1 प्लस एक्स, क्लियर है, उसकी पावर n है, इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में लेस होनी चाहिए, x शुड बी लेस देन 1, मींस क्या है, x 1 के कंपैरिजन में काफी छोटा क्वांटिटी और नंबर है, ये कंडीशन है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ध्यान देना बेटा। 1, चलो मैं इसको व्हाइट बोर्ड में समझा रहा हूँ आपको ये चीज। देखो, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या रहता है, कंडीशन क्या थी, x इज लेस देन 1। ये हमारी कंडीशन होती है इसके लिए। तो क्या रहेगा, 1 प्लस n मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर है सभी को? प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टीप्लाई में चलेंगे सभी, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मेरा। क्लियर है सभी को? एंड सोन चलता रहेगा बेटे हिसाब से ये। तो ये आपका रहता है बाइनोमियल एक्सपेंशन रहता है सभी का। तो ध्यान रखना आगे से, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, मींस क्या है, वो नंबर मल्टीप्लाई बाय कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट 1 तक करेंगे, 2 इंटू 1। 3 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब ये हो गया। सिमिलरली मैं बोलूं फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है बेटा, n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 n माइनस 2, शोन कब चलेगा, लास्ट में जब 1 आ जाए ना वहां तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे।
क्लियर है सभी को? फैक्टोरियल n का मतलब क्या है? मैं आपसे बोल लूं कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना हो गया ये? 120। तो फैक्टोरियल 5 आपका 120 हो गया। क्लियर? ऐसे निकालना फैक्टोरियल आपको। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया बाइनोमियल के लिए। तो हम लोग अगेन आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो देखो अभी 1 प्लस एक्स बाई आर का स्क्वायर की पावर हाफ था, तो उसका देखो बाइनोमियल एक्स में नहीं रहेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। उस हिसाब से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब क्या बोला है? जो मेरे हायर ऑर्डर की टर्म्स है उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? जो मेरे टर्म्स है इससे हायर टर्म्स रहेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन R4 एक्स क्यूब अपॉन R6 जो चलेंगे उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। रीजन क्या है बेटा? आपने मैंने क्या बोला है कि एक्स आर के कंपैरिजन में काफी छोटा है। मान लो जहाँ रेडियस है 200 मीटर है, एक्स क्या ले रहे हो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर डिस्टेंस पे, तो काफी छोटा आर के कंपैरिजन में। तो क्या होगा? एक्स बाई आर काफी छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो जो और इसका स्क्वायर कर देंगे और छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मेरा कोई नंबर 1 से छोटा है, स्क्वायर या क्यूब करूंगा उसका या और हायर पावर करूंगा तो नंबर मेरा और छोटा होता रहेगा। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग हायर पावर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग दो टर्म ले रहा हूं केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो आर से, माइनस आर था फॉर्मूले में। देखो मेरा ओएक्स कितना आ रहा है, यहाँ नीचे पावर 1 ही रहेगी बेटा। ओएक्स मेरा कितना आ गया? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। क्लियर है सभी को? ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ऑफसेट की, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। क्लियर है? और एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी बेटा? ये रहेगी इसकी एक्चुअल वैल्यू रेडियल ऑफसेट की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी ये रहेगी। तो ये आपका हो गया, पहला हो गया रेडियल ऑफसेट। सेकंड है इसका परपेंडिकुलर ऑफसेट। ध्यान देना, इस बार क्या ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। तो देखो अगर मेरा ये वैल्यू OX है तो ये वैल्यू OX रहेगा। क्यों? क्योंकि E1 लाइन मेरी परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू टेंजेंट है। तो जितना ऑफसेट यहाँ पे रहेगा बेटा उतना ही ऑफसेट ये रहेगा। ये वैल्यू भी T1 E की वैल्यू भी इक्वल्स टू OX रहेगी आपकी। ये आपको पता लग गया। तो मैं बेटा आपसे इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल E1O की बात कर रहा हूँ। ये रेडियस R रहेगा, ये वैल्यू X रहेगी आपकी। मुझे बताओ ये वैल्यू क्या रहेगी बेटा? E1 से O लेंथ क्या रहेगी आपकी? जल्दी बताओ कमेंट में टाइप करके। E1 से O लेंथ आपकी क्या रहेगी? R माइनस OX। क्लियर है सभी का? R माइनस OX। क्लियर है? क्योंकि ये डिस्टेंस R है T1 से O, ये OX माइनस कर लेंगे तो R माइनस OX। अब इस ट्राइंगल में देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें लगाओ वही सेम थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा। इसके अंदर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस R माइनस OX का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यहाँ से OX क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर वहां ट्रांसफर करो, स्क्वायर रूट लो, फिर इनको फर्दर ट्रांसफर करो। तो OX की वैल्यू मेरी क्या आ रही है? R माइनस स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी को? ये मेरा परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट आ गया। OX की वैल्यू R माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी को? अब इसमें भी क्या कर सकते हो, ये बेटा आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफसेट की। सिमिलरली इसके अंदर भी आप लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन निकाल सकते हो। तो आपको जैसे मैंने प्रीवियस सिखाया डिट्टो वही लगाना है तरीका। तो भी कितने, इस बार भी कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। क्लियर है? इस बार भी वही आने वाला है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है सभी को? डेरिवेशन परपेंडिकुलर ऑफसेट का। अभी आप क्या देख रहे हो कि जब मैं दोनों में अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं बाइनोमियल के थ्रू, तो दोनों में मेरी ऑफसेट की वैल्यू सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये नीचे आर स्क्वायर नहीं बेटा आर है टर्म्स, ये ओनली आर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2r है। तो आपने देखा दोनों में जब मैं बाइनोमियल अप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों में मेरा वैल्यू सेम आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यू कैन से ऑफ ऑफसेट। रीजन क्या बोल रहा है, दोनों क्वेश्चन में क्या है, वो बेटा पैराबोला की क्वेश्चन है। पता है आपको पैराबोला क्वेश्चन क्या होता है? मेरा ऑफसेट ओएक्स क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। तो इसके बाद y बोल दूं समझने के लिए, तो मेरा आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको कांस्टेंट बोल दो 1/2r को, तो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। बेटा किसका इक्वेशन है ये, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। बेटा कौन सा पैराबोला, ये यही पैराबोला है। क्लियर है? y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी को? तो ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन है। हेंस द अप्रोक्सीमेशन इज सर्कुलर कर्व इज रिप्लेस्ड बाय पैराबोला। जब हमने अप्रोक्सीमेट किया था, जो हमारे पास सिंपल सर्कुलर कर्व था उसको हमने पैराबोला में रिप्लेस कर दिया। कैसे? y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर में। तो इस केस में क्या है, जब मेरे कोड की जो मेरा वर्साइन है, यू कैन से मिडऑर्डिनेट कर्व का, वो क्या है 1/8 ऑफ कोड से भी कम है, तो उस केस में क्या है, पैराबोला में और सर्कुलर कर्व में कोई डिफरेंस नहीं रहता। पर्टिकुलर केस के लिए जब उनका मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू कोड की लेंथ के 1/8 से भी कम हो, तो उस केस में क्या है, पैराबोला में और सर्कुलर कर्व में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। क्लियर है? तो इसीलिए आपकी ये वैल्यू सेम आ रही बेटा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2r अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे डायरेक्ट। ये वाली इक्वेशन थी जैसे ओक्स के लिए, ये यूज कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर, वो हमारा है ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस्ड। तो अभी तक हमने बेटा 2 मेथड डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर है? यू कैन से 3 मेथड हो गया आपके। पहला कौन सा था, सबसे पहला ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कोड। सेकंड क्या था आपका, सक्सेसिव बाइसेक्शन। थर्ड कौन सा था अभी, ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। उसमें 2 पार्ट थे, रेडियल ऑफसेट एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो आई थिंक लास्ट मेथड हमारा लीनियर मेथड में ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस्ड। इसको समझ लेते हैं अभी हम लोग। इस डायग्राम को ध्यान से देखना। देखो ये मेरा ऑफसेट क्या है, O1 O2 एंड सो ऑन चलेंगे ऑफसेट मेरे। पहले इसको देखो अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा क्या था, पॉइंट ऑफ कर्व क्या था, T1 था यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की थी आपने, इधर एक T2 होगा, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ये मेरा मान लो सेंटर है O। उसके बाद यहाँ से देखना, मैंने मान लो यहाँ से कोड, एक कोड प्रोड्यूस किए से। क्लियर है? ये कोड प्रोड्यूस की, तो एंगल कितना है बेटा, ये एंगल, ये मान लो कि एंगल Δ1 एंगल है। क्लियर है? Δ1 एंगल है ये। क्लियर है? ये एंगल Δ1 है मेरा, जो मैंने कोड प्रोड्यूस की, ये मेरी कोड थी, ठीक है। और ये क्या टेंजेंट ड्रॉ थी, तो ये एंगल कितना है टेंजेंट और इस कोड के बीच में, Δ1 एंगल है T1 पे आपका। ये वाला पॉइंट था, मान लो इसको समझने के लिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। कोड का जो एंड पॉइंट था सेंटर से उसको। क्लियर है? ओ से ध्यान देना बेटा, देखो
ये आर है, रेडियस है, सिंपल सर्कुलर कर्व की मेरी, ये भी आर रेडियस है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया मेरा बेटा? दो साइड सेम है, मीन्स क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब क्या है? जितना मेरा एंगल ये होगा उतना एंगल मेरा ये होगा। मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा बेटा? कोई बता सकता है मुझे ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल डेल्टा 1 है तो ये एंगल कितना होगा? बता सकता है मेरे कोई? और ये एंगल भी उतना ही होगा, क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा मेरा, क्योंकि दो साइड सेम आ रही है इसकी। तो मुझे बताएगा कोई, अगर ये एंगल डेल्टा 1 है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस डेल्टा 1, करेक्ट, क्योंकि टेंजेंट और रेडियल के बीच में 90 था पूरा एंगल, तो इसलिए हमारा ये आ गया 90 माइनस डेल्टा 1। क्लियर है सभी को? ये भी इतना ही होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मुझे बताओ बेटा ये एंगल कितना हो गया सेंटर पे इस कोड की वजह से? इस ट्रायंगल में इस कोड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल कितना होगा? दो एंगल पता है आपको, तीसरा एंगल कितना होगा? 2 डेल्टा 1। क्लियर है? क्यों? ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होना चाहिए, तीनों एंगल का सम। क्लियर है सभी को? जो देख लो डायग्राम में कहां से 2 डेल्टा 1 बेटा, ये ऐसे आया, समझना आपको चीजें समझनी है, ना कि बस याद करना है, रट्टा मारना है, चीजों को समझना है कि 2 डेल्टा 1 कैसे आया होगा। क्लियर है? अब आगे देखना, ये 2 डेल्टा 2 वैसे आएगा सिमिलरली अगर ये डेल्टा 2 एंगल है। क्लियर है? सिमिलरली आगे क्या रहेगा? ये सेम क्यों ले रहा है? क्यों? आगे जितने भी कोड है मेरे C2 C3 C4 सभी सेम लेंथ के लिए है, इसलिए क्या होगा? डेल्टा 3 डेल्टा 2 सेम होगा, इसलिए भी 2 डेल्टा 2 आया है। तो ये रीजन यही रहेगा कि एंगल डबल क्यों बन रहा है, उसका रीजन ये रह गया। तुम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है, एक डायरेक्शन देख लो इसका पहले। मान लो कि इस कोड का लेंथ है C1। क्लियर है? ये जो मेरी कोड थी इसका लेंथ C1 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस ट्राइंगल के अंदर एंगल इक्वल्स टू क्या चलता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? ये कोड का लेंथ बेटा काफी कम है, तो इसको एक आर्क का पार्ट ही मान लो समझने के लिए आप। तो मुझे बताओ इस आर्क के अंदर ये लेंथ अगर C1 है, आर्क लेंथ, एंगल 2 डेल्टा 1 है, तो फॉर्मूला क्या चलता है? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो बेटा मुझे बताओ यहाँ से एंगल डेल्टा 1 कितना आ गया? C1 डिवाइड बाई 2R। क्लियर है? सिमिलरली क्या है, जब मान लो कि मैं यहाँ से ऑफसेट लूंगा, एक यहाँ से ऑफसेट लूंगा, इसको मैंने ना नाम दिया O1, नाम दिया इसको O1। क्लियर है? तो मुझे बताओ सिमिलरली ये भी एक आर का पार्ट मानेंगे इसको, ये एंगल कितना है? डेल्टा 1 एंगल है। क्लियर है? तो ये एंगल बेटा आपका कितना होगा? डेल्टा 1 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ O1 का वैल्यू क्या होगा? यहां तक क्लियर है सभी को? ये कैसे है? डेल्टा 1 इज C1 बाई 2R। सिमिलरली इस ट्राइंगल को देखो बेटा, इस ट्राइंगल को देख सकते हो आप। तो इस ट्राइंगल देखो, इसको एक आर का पार्ट मान लो ट्राइंगल को भी। ये O1 है, ये C1 है, एंगल डेल्टा 1 है। तो इसमें मुझे बताओ O1 इक्वल टू क्या होगा? सेम वही, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या? डेल्टा 1 आर्क अपॉन रेडियस O1 डिवाइड बाई C1। क्लियर है? तो यहां से मुझे बताओ O1 क्या आ गया आपके पास? C1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा 1। क्लियर है? तो मुझे बताओ डेल्टा 1 की वैल्यू पुटअप कर दूं यहां से, तो बताओ O1 क्या आ गया? C1 मल्टीप्लाई बाई C1 बाई 2R मींस क्या हो गया? C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R आ गया आपके पास। क्लियर है सभी को? O1 का वैल्यू C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R कैसे आया? सिमिलरली हम लोग O2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपने O1 सीख लिया कैसे निकाला, O2 निकालना कैसे सीख लिया, आगे रिपीटेशन है बेटा, क्योंकि रीजन क्या है, मेरे C2 C3 C4 सब सेम है, इसलिए आगे डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओनली फर्स्ट दो ऑफसेट निकालना सीखना पड़ेगा आपको, O1 एंड O2। O1 आपने निकालना सीख लिया, अब हम आगे मूव करेंगे O2 की तरफ। अब बेटा क्या बोल रहा है? ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस था इसका नाम हेडिंग हमारा चैप्टर का, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे अभी आज चैप्टर में भी।
ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस्ड। तो देखो अभी क्या करना आपको, जब आपने ये C1 कोड इनिशियली बनाई थी, क्लियर है, अब क्या करना है, ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस्ड, बेटा इसको एक्सटेंड करो इसको ना, ये आपका पॉइंट था जिसको यहाँ पे ए पॉइंट नाम दिया, क्लियर है, ये T1 पॉइंट था आपका। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट, क्लियर है, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी एक, क्लियर है। सिमिलरली क्या होगा, मैं एक और कोड बनाऊंगा यहाँ पे C2 लेंथ की कोड, क्लियर है, वही सेंटर पे। अगर मान लो बेटा ध्यान देना, ये एंगल मेरा Δ2 है, ये एंगल मेरा Δ2 है, ध्यान देना, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। अगर मेरा ये एंगल Δ2 है, यहाँ पे टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल Δ2 है इस पॉइंट पे, तो ये एंगल कितना होगा सेंटर पे, अभी हमने डेरिवेशन किया था प्रीवियसली पूरा, ट्वाइस ऑफ Δ2, सबको क्लियर है, तो ये हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ Δ2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। मैं आपसे एक और बात पूछने वाला हूँ, कोई मुझे बता सकता है बेटा ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। अगर मेरा यहाँ पे क्या था, टेंजेंट और कोड के बीच एंगल कितना था, Δ1 था ना, कोई मुझे बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा बेटा। किसी को भी समझ में आ रहा है कि ये एंगल कितना होगा, कि जो मैंने कोड एक्सटेंड की थी उसका और जो मेरा अभी टेंजेंट ड्रॉ किया है उनके बीच का एंगल कितना है। Δ2 वाई, 2Δ2 कैसे आएगा, Δ2 कैसे आएगा, क्यों Δ2, वो भी Δ2 होगा, ये कौन सा लॉजिक है। अगर ये एंगल Δ2 है, ये भी एंगल Δ2 है, ये कौन सा लॉजिक बताओ मेरे को, Δ2 तो नहीं होगा, और कोई आंसर, Δ2 नहीं होगा, और बताओ कोई लॉजिक। ये एंगल भी बेटा मेरा Δ1 होगा, ये मेरा एंगल Δ1 होगा बेटा। अब यही देखना कैसे होगा ये Δ1, ये एंगल भी, ये एंगल भी मेरा Δ1 कैसे होगा, क्लियर है। अगर मैं समझा दूं आपको Δ1 कैसे होगा, अभी हम देखेंगे कि ये एंगल Δ1 कैसे हो रहा है, अलग से डायरेक्शन देखेंगे इसका हम। उससे पहले क्या देखो, अगर मेरा एंगल Δ2 था, सेंटर पे 2Δ2 एंगल है, तो ये मेरा कोड क्या C2 था, तो आपने एक तो डायरेक्शन देख लिया, यहाँ पे क्या होगा, एंगल इज इक्वल्स टू चलता है आर्क अपॉन रेडियस, इस बार आर्क क्या है C2 डिवाइड बाई आर्क, क्लियर है। और दूसरा डायरेक्शन क्या रहेगा, अगर मान लो मेरा ऑफसेट है ये O2 वैल्यू, ऑफसेट की वैल्यू O2 है यहाँ पे, तो ये ऑफसेट क्या चलेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल क्या चलेगा, टोटल एंगल क्या है Δ1 प्लस Δ2 होगा यहाँ तक एंगल, तो लिखो Δ1 प्लस